बच्चों, उस दिन मैं नहीं था क्योंकि बोर्ड की इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य करने चला गया था। मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है और अब मैं पुनः आपको वीडियो प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा रहा हूँ, जो सफर तय करते करते इसके पूर्व हमने आपको परागण के प्रकार, कितने प्रकार के परागण होते हैं, इसको हमने आपको बताया था। आज मैं परागण के कारक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। परागण के कारक क्या हैं, इसको पहले समझ लीजिए। प्रकृति के वे घटक जो परागण क्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें परागण के कारक कहते हैं। अर्थात कि वे प्रकृति के घटक जो परागण क्रिया को संपन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम परागण के कारक कहते हैं। परिभाषा लिख दे रहे हैं। प्रकृति के वे घटक जो परागण क्रिया पूर्ण होने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें हम परागण के कारक कहते हैं। हमने आपको बताया कि प्रकृति के वे घटक जो परागण क्रिया पूर्ण होने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें हम परागण के कारक कहते हैं। परागण के कारक बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति संसार में ही दो प्रकार के जीव माने पदार्थ हैं, एक सजीव एक निर्जीव। तो जो निर्जीव पदार्थ हैं वो भी परागण क्रिया संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और कुछ जीवित पदार्थ भी हैं, वे भी अपना परागण क्रिया में सहयोग करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो परागण के कारक के प्रकार, परागण कारक के प्रकार, परागण कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अजीवीय कारक। अजीवीय कारक ऐसे कारक जो निर्जीव होते हैं फिर भी परागण क्रिया को संपन्न कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे कारक लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसे कारक जो निर्जीव होते हुए भी परागण क्रिया को पूर्ण करने में
सहायक होते हैं उन्हें अजीवीय कारक कहते हैं। ये मुख्यतः दो होते हैं, पहला वायु और दूसरा जल। ऐसे निर्जीव, इनमें दो की बड़ी अहम भूमिका है। पहला है वायु। वायु तो परागण में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि परागकण हल्के हो और चिपचिपे हो। जब परागकण हल्के होंगे तभी हवा में उड़ पाएंगे, और चिपचिपे होंगे तो जाकर के वर्तिकाग्र पर ये चिपक जाएंगे। तो माने जब ऐसे पौधे जिनके परागकण हल्के होते हैं और चिपचिपे होते हैं, उन्हीं परागकणों का हवा के द्वारा परागण संभव होता है जो है। और जिन पौधों में परागकण वजनी होते हैं और उनके लिए फिर जल ही जो है वो एक साधन है, लेकिन जल के द्वारा परागण कोई ये निश्चित नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि जल में या जलीय पौधों में ही संपन्न होता है इस जो है। और यह केवल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा संघ के जो प्लांट है, उन्हीं प्लांटों में ये परागण संभव हो पाता है। और वायु परागण के लिए जो है ये भुट्टा है। भुट्टा चाहे जिसका हो, चाहे मकाई का ले लीजिए, चाहे ज्वार का ले लीजिए, भुट्टों में जो परागण क्रिया होती है वह वायु के द्वारा ही परागण क्रिया प्रायः संपन्न होती है। मैंने आपको बताया कि आजीवीय कारक जो है वह वायु और जल दो के द्वारा ही जो है परागण क्रिया संपन्न करता है। हमने पहला बताया वायु में जो है यह एक, इसके लिए परागकणों का हल्का होना और चिपचिपा होना आवश्यक है। इसका उदाहरण है भुट्टा। दूसरा है उदाहरण घास। घास में भी जो है घास के परागकण बड़े हल्के होते हैं और ये चिपचिपे होते हैं, जैसे हवा में उड़ करके ये स्त्री के सर के वर्तिकाग्र तक पहुंच करके वहाँ चिपक करके परागण क्रिया को ये पूर्ण करते हैं। और दूसरा जल है। जल में बच्चों ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा संघ के ही पौधे एक क्रिया करते हैं। इसका उदाहरण है पहला हाइड्रिला और दूसरा उदाहरण है इसका वेलिसोनेरिया। का उदाहरण है वेलिसोलेनिया और हाइड्रिला। इस प्रकार से बच्चों आजीविकीय कारक मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला वायु, दूसरा जल। वायु का भी हमने दो उदाहरण भुट्टा और घास है, और जल का भी वेलिसोलेनिया और हाइड्रिला, ये जो है जल के द्वारा संपन्न होता है। इसमें वायु के द्वारा प्राय अधिकतम में परागण संपन्न होता है और जल के द्वारा परागण कम मात्रा में संपन्न होता है। ये क्योंकि जल से ये कोई निश्चित नहीं है कि परागण संपन्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये स्थिति जो है वो संशय में रहती है। इसलिए जो है जल के द्वारा जो जलीय पौधे हैं उन्हीं में जो है ये परागण संपन्न होता है। अब दूसरा है बच्चों जैवीय परागण। कैसा परागण? जैविक ऐसा परागण जैवीय कारक। दूसरा है
जैवीय कारक, ऐसा कारक जो सजीव के द्वारा परागण पूर्ण होने में सहायक होता है, उसे जैवीय कारक कहते हैं। इसका उदाहरण है मधुमक्खी, भंवरा, तितली, अन्य कीट, मानव, अन्य जंतु आदि। बच्चों, जब किसी जंतुओं के द्वारा परागण संपन्न कराया जाता है, ऐसे पराग कारक को हम जैविक कारक कहते हैं। कुल मिलाकर के जंतुओं के द्वारा जैविक कारक, अजंतुओं के द्वारा अजैविक कारक होते हैं। और जैविक कारक में परागण क्रिया बहुत अधिक मात्रा में संपन्न कराई जाती है, क्योंकि बच्चे मधुमक्खियाँ हैं, ये मधु का निर्माण करती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल पे तीसरे फूल पर, इस प्रकार अनेक फूलों पे ये मंडराती रहती हैं और मकरंद को ग्रहण करने के लिए जाती हैं। तो जब ये एक फूल पर बैठी, इनके पाँव में, इनके पंखों में वो परागकण लग गए, और उससे जब जा कर के दूसरे पुष्प पर बैठी तो वहाँ से परागकण झड़ करके उसके वह श्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, और फिर वहाँ पर ये परागण क्रिया संपन्न होती है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं। इसी प्रकार से भंवरे होते हैं, भंवरे भी उड़ते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प मकरंद की तलाश में घूमते रहते हैं और पूरी क्रियाएं करते रहते हैं, मकरंद को प्राप्त करते रहते हैं। इसी प्रकार से तितलियाँ भी हैं और अन्य कीट भी हैं, लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इन पौधों में परागण करवाता है। अच्छी उपज, खेती में देखिए आप, किसान के बच्चे हैं सब, अनेक प्रकार के धाने, अनेक प्रकार के गेहूँ, चना, जो हर प्रकार की सब्जियां भी देखिए हाइब्रिड आ रही हैं। तो करता क्या है, वो स्वयं एक पुष्प से दूसरे पुष्प का परागण करा करके अपने इच्छा के अनुसार वो विभिन्न प्रकार की अच्छी पैदावार की फसलें वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मानव भी जो है ये जैविक एक कारक कहलाता है। इस प्रकार से जो है बच्चों, परागण के दो प्रमुख कारक हैं, पहला जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक, अजैविक कारक में वायु और जल प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। वायु द्वारा भुट्टा और घास में परागण होता है, और जल के द्वारा वह सिलोनिया और हार्डिलाए जैसे प्लांट हैं, इनमें भी जो है जल के द्वारा परागण होता है। अजैविक कारक में विभिन्न प्रकार के कारक हैं, जिनके द्वारा यह जैविक कारक द्वारा परागण होता है। इसके लिए बहुत से आवृत बीजी, अनावृत बीजी एवं जिम्नोस्पर्म ये ग्रुपों में के जो पौधे आते हैं, उन सभी पौधों में जैविक कारक के द्वारा परागण संपन्न कराया जाता है। बच्चों, हमने आपको इसके पहले बताया था कि संतान उत्पन्न होने के लिए निषेचन के पूर्व की घटना कुछ होती है। अब ये निषेचन की पूर्व की घटना यही परागण की क्रिया है। अब निषेचन के विषय में आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे
वीडियो समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे आपको एवं आपके इष्ट मित्रों को ये वीडियो मिलते रहें और आप पढ़ते रहें। क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चों विद्यालय खुल पाना बड़ा मुश्किल कार्य दिखाई दे रहा है। तो जो कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है उसका आप लाभ उठाइए। शेष नेक्स्ट क्लास में आपको निषेचन के विषय में हम चर्चा करेंगे।